student, today I want to tell you something about the nature of economics. As we all know that economics is a science and arts, but there is a great controversy between the nature of economics. इकोनॉमिक्स के नेचर को लेकर के जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनमें ग्रेट कंट्रोवर्सी थी. वो इजी गोइंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट्स और इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट. If economics is science, then it is normative or positive science. तो कंट्रोवर्सी इकोनॉमिक्स के नेचर को लेकर के कंटिन्यूस चलती रही 15 से लेकर के रिसेंट टाइम तक. यही कंट्रोवर्सी चल रही है कि रियल में इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी से दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, देन इज इकोनॉमिक्स साइंस? देन व्हाट इज साइंस? यदि हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज साइंस, देन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड इफ देयर इज मैचिंग बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, कि यदि इकोनॉमिक्स साइंस है तो साइंस है क्या और वो कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में अवेलेबल है या नहीं है, रियल में यही है. तो टुडे आई वांट टू क्लियर सम concept of your कि is economics a science. First, is economics a science? It is the topic of economics, business economics, micro, macro, etc. UG और PG के different level में ये questions जो है वो put up किया जाता है. तो first of all, what is science? Science is a systematized body of knowledge which establishes relationship between causes and effect. ये एक मीनिंग जो है साइंस का दिया हुआ है कि साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, एंड विट क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, और वो आपके कॉजेज में और आपके इफेक्ट में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करके बताती है. देन दिस इज नॉन एज साइंस. नेक्स्ट है साइंस इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज. साइंस जो है it is a treasure of knowledge and which establish the relationship between causes and result with observation and experiment. Science जो है आपकी knowledge की एक body है जो एक correlationship maintain करती है causes and effect में, एक relationship maintain करती है causes and effect में, और causes और effect में जो relationship maintain की जाती है it is based on observation and experiment. तो जो रिलेशनशिप मेंटेन की जा रही है वो रिलेशनशिप एक ऑब्जर्वेशंस पे मेंटेन है, एक आपके एक्सपेरिमेंट पे मेंटेन है. आपने ऑब्जर्व किया है एक एक्सपेरिमेंट को, पहले आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद उनको ऑब्जर्व कर करके और फिर आपने कॉजेज और इफेक्ट में रिलेशनशिप मेंटेन की है, देन इट इज नॉन एज साइंस. तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, की जो कॉजेज और आपके इफेक्ट में एक रिलेशनशिप मेंटेन करती है. दिस इज नॉन एज साइंस. अब ओनली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज नॉट साइंस. इफ वी नो दैट द कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज साइंस, बट ओनली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज नॉट साइंस. आपने फैक्ट कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टाइप्स के, और अब आप एज्यूम कर रहे हो कि इकोनॉमिक्स इज साइंस, बट नो, ओनली द कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट साइंस. But all facts must be systematically collected. जो भी फैक्ट आपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लेकर के कलेक्ट किए हैं वो सिस्टमेटिकली कलेक्टेड होंगे, वन बाय वन जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है एटलीस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको उनको जमाना पड़ेगा. एंड क्लासिफाइड एंड एनालिसिस, आप उसको फिर क्लासिफाइड करोगे और फिर आप उनको एनालिसिस करोगे. तो कलेक्शंस करना ही साइंस नहीं है, कलेक्शन सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसके बाद उनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उनका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उनको क्लासीफाई करोगे और क्लासीफाई कर करके आप उनको एनालाइज करोगे, देन दिस इज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन एज साइंस, कि रियल में वही आपके साइंस कहलाया जाएगा. अब जैसे यहाँ के ओनली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज नॉट साइंस, तो प्रोफेसर पायोनियर ने एक स्टेटमेंट कहा है. प्रोफेसर पायोनियर का कलेक्शन है कि साइंस इज मेड बाय फैक्ट.
साइंस इज मेड बाय फैक्ट। साइंस इज मेड बाय फैक्ट, कि साइंस जो है वो फैक्ट्स के बेस पर बनता है। एज ए हाउस इज मेड बाय स्टोन। एज ए हाउस इज मेड बाय स्टोन, और एक हाउस जो है वो स्टोन से बना जाता है। ये क्लियर हो गया? साइंस इज मेड बाय फैक्ट एंड हाउस इज मेड बाय स्टोन। साइंस जो है वो फैक्ट से बनती है एंड हाउस इज मेड बाय स्टोन। बट collection of facts is not science. Collection of facts is not science. आपने फैक्ट्स का कलेक्शन कर लिया और आप एज्यूम कर रहे हो कि इट इज साइंस, बट कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज नॉट साइंस। एज द एक मिनट रुकिए, निकाल लेती हूँ मार्कर में। Collection of fact is not science, as the heap of stone is not a house. इन्होंने हाउस का कंपैरिजन साइंस से किया है कि साइंस इज मेड बाय फैक्ट एंड हाउस इज मेड बाय स्टोन। देन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज नॉट हाउस, देन द हीप ऑफ स्टोन इज आल्सो नॉट ए हाउस। जिस प्रकार आप पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहते हो, उसी प्रकार तथ्यों के कलेक्शन को हम साइंस नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ओनली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज नॉट साइंस। आपने फैक्ट को कलेक्ट कर लिया है तो वो साइंस के साथ डीलिंग नहीं करेगा, आपको उनको ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और उसके बिहाफ पे आपको कंक्लूजन या फिर आपको कुछ रिजल्ट्स जो है वो निकालना पड़ेगा। Then what are the basic characteristics of science? The characteristics which is available in the subject of science, कि साइंस में कौन कौन सी characteristics जो है वो available होती है। Then first, based on systematic study of knowledge or fact. Science is based on systematic study of knowledge and fact. Science जो है वो आपकी एक systematic body है और वो facts और आपके उस पर based है। Is this characteristics is available in economics? Then yes, this characteristics is available in economics. सबसे पहले मैं आपको first characteristics को explain कर रही हूँ कि it is based on systematic study of knowledge or fact. ये आपके knowledge की and facts, इनकी एक सिस्टमेटिक स्टडी जो है उसको हम साइंस के नाम से जानते हैं। देन ऑल द थ्योरीज, फर्स्ट जो या तो मैं आपको पहले सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में आपको वन बाय वन इज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज अवेलेबल इन साइंस वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली क्लियर हो गई। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेवलपमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, की साइंस में एक रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है बिटवीन द कॉजेज एंड इफेक्ट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, कि इट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप कोरिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट एंड साइंस, फैक्ट एंड कॉजेज, कि फैक्ट और कॉजेज में आपके साथ ये एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर करके चलता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। साइंस के जितने भी लॉज जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। यूनिवर्सल लेवल पर इजी गोइंग सभी की उसको एक्सेप्टेंस अवेलेबल हो जाती है। साइंस के जितने भी नॉर्म्स, जितने भी रूल्स, जितने भी इन्वेंशंस, जैसे रिसेंट टाइम में अभी तक कोरोना वैक्सीन पर कितनी रिसर्च चल रही है, तो रियल में जब वैक्सीन डेवलप हो जाएगी इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अभी तक बहुत से लोग कह रहे हैं हमने वैक्सीन बना ली, हमने वैक्सीन बना ली, पर जब तक उसको यूनिवर्सल एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वैक्सीन का आप ट्रायल करते रहो, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। बिकॉज दिस ट्रायल इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डेटा। आपने ट्रायल कर ली चुपचाप, अंधेरे में ही आपने टीके लगा दिए, वैक्सीन लगा दी, आप कह रहे हो कि मैंने डिस्कवर कर लिया है या मैंने इसका इन्वेंशन कर लिया है,
तो ये पॉसिबल नहीं होती है। जिसकी रिसर्च एक सिस्टमेटिक चलती है, जिनके डेटाज आप बताते रहते हो, वही ट्रायल पे होता है। तो यही वाली बात है कि ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कि जो लॉज बनाए जाएंगे वो यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्टेड किए जाएंगे। उसके बाद है टेस्टेड एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस में जितने भी जो आप लॉज निकाल रहे हो उनको आप सबसे पहले टेस्ट करते हो और उनका एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट पे ही हम उसकी टेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं, जितने भी साइंस के लॉ होते हैं। उसके बाद है इट कैन मेक फ्यूचर प्रिडिक्शंस। साइंस में फ्यूचर प्रिडिक्शन इज पॉसिबल, कि पहला स्टेप क्लियर कर लिया, दूसरा कर लिया, 3 महीने बाद इट मे बी पॉसिबल कि मार्च और फेब में आपके पास वैक्सीन आ जाएगा, ऐसा जो है डिस्क्लोजर कर दिया है अभी तक। तो यही है कि आप प्रोडक्शंस कर सकते हो कि उससे फिर इतने लोगों को बचाया जा सकता है। वैक्सीन इज डिस्कवर, देन हाउ मेनी पीपल विल सेव। ये इजी गोइंग एक प्रोडक्शंस लगाया जाता है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना होगा। तो साइंस में प्रोडक्शन पॉसिबल है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन लॉज, जो लॉज है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए आप इजी गोइंग प्रोडक्शन लगा सकते हो। उसके बाद है इट हैज ए स्केल ऑफ मेजरमेंट। इजी गोइंग हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जो भी हमने रिपोर्ट प्रिपेयर की है, इन्वेंशन किया है, कुछ भी किया है, तो उसका एक मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट की एक स्केल जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहती है। किसी भी उसमें हो, अलग अलग का अलग अलग मेजरमेंट स्केल होता है, तो वो अवेलेबल करती है। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। ये सभी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस की। अब ऑलमोस्ट जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर रॉबिन्स के बाद मार्शल, मार्शल के बाद आपके रॉबर्टसन, इन्होंने क्लेम किया कि इकोनॉमिक्स इज आल्सो ए साइंस। इन सभी जो इकोनॉमिस्ट हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहीं ना कहीं ये वर्ड डाला है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इन सभी इकोनॉमिस्ट ने इस बात को प्रेशर किया, इसका फेवर लिया है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स। कि जितनी भी जो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आपको बताई है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस and these characteristics is available in our subject economics। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में अवेलेबल है। अब ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, रॉबिन्सन है, पायोनियर है, मार्शल है, रॉबर्टसन है, रॉबिन्स है, तो ये सभी वन बाय वन जो भी आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको प्रूव कर रहे हैं कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इज अवेलेबल इन आवर सब्जेक्ट। देन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है based on systematic study of knowledge। based on systematic study of knowledge, जो भी है आपका इकोनॉमिक साइंस इज बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। देन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल द थ्योरीज एंड फैक्ट्स रिलेटेड विथ माइक्रो एंड मैक्रो आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, क्लासिफाइड एंड एनालिसिस। ये कह रहे हैं कि जितने भी हमने थ्योरीज को एस्टेब्लिश किए इकोनॉमिक्स में, theories and facts which are related both economic micro and macro, micro and macro। मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ वापस। all the theories and fact, all the theories and facts which are related, which are related with micro and macro, micro and macro, yeah, which are related both micro and macro, are systematically collected, systematically collected, analyze, analyzed, classified, so first of all the theories and facts which are related with both micro and macro, systematically collected and analyzed and classified।
इन इकोनॉमिक्स का कहना है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी डेटास का कलेक्शंस होता है, इफ दीज आर रिलेटेड फ्रॉम माइक्रो स्मॉल लेवल पर हो, हायर लेवल पर हो आपके किसी भी लेवल पर हो, जितने भी डेटास कलेक्ट किए जाते हैं, दीज आर ऑल कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, सीक्वेंस में उसमें इनको कलेक्टेड किए जाते हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, देन दे आर एनालिसिस, फिर उनको एनालिसिस किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है. तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. Then first characteristics based on systematic study, knowledge and facts is available in economics because all theories, all facts, जितनी भी theories establish की जाती है, जितने भी facts जो हैं वो explain किए जाते हैं, तो which are related, चाहे माइक्रो और माइक्रो किसी से भी हो, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, क्लासिफिकेशन होता है, एनालिसिस होता है और ये सब कुछ बाद में डिक्लेयर किया जाता है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अवेलेबल इन साइंस. पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इट इज अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स. देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, developed the relationship between causes and effect. Second characteristics is also available in economics. Second, relationship between causes and effect. Causes and effect. Then S is the function of price. First, then change in price, change in supply. Demand is the function of price, change in price and change in demand. Then this is the causes. Changes is price causes and changes is demand in effect. So this is the another characteristics which is available in our subject. दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज एंड इफेक्ट. ये यहाँ कॉजेज क्रिएट होते हैं, प्राइस में चेंजेस होता है, देन ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस हमारी सप्लाई भी चेंज हो जाती है. प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज. इफ प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज. इफ प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज. इफ प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज. हाँ, रिलेशनशिप किस स्टाइल की हो सकती है, प्रोपोर्शनल हो सकता है, जो है किसी भी स्टाइल का हो सकता है, या देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप भी मेंटेन हो सकती है. तो यहाँ ये बताया गया है कि इकोनॉमिक्स में भी कॉजेज और इफेक्ट होते हैं. कुछ ऐसे कॉजेज हो जाते हैं जिससे कुछ इफेक्ट क्रिएट होता है इकोनॉमिक्स में, और एग्जांपल लेकर के बताया. डिमांड एंड सप्लाई का एक पावरफुल एग्जांपल लिया इकोनॉमिस्ट ने और एक्सप्लेन किया है कि सप्लाई और ये जो फंक्शन है वो प्राइस का, और डिमांड भी फंक्शन ऑफ प्राइस का है. तो उनमें किस किस स्टाइल से क्या क्या चेंजेस क्रिएट होते हैं. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज अवेलेबल इन साइंस. उसके बाद है ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. देन कुछ लॉज है इकोनॉमिक्स के, दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड को देख लीजिए आप. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज. और वेरियस टाइप्स के लॉज हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो ये लॉ कहीं भी नहीं होगा. एज वेल एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटीज, देन द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिमिनिशेस. ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. तो दीज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. एज इन साइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज declare, then in economics also universally accepted laws declares. Then the second characteristics is also available, sorry, third characteristics is also available in economics. इकोनॉमिक्स में आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी अवेलेबल है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज को प्रोवाइड करती है, या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज को डिक्लेयर करती है. लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट आता है आपकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्टिंग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. टेस्टिंग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. देन माइक्रो एंड मैक्रो एक्सपेरिमेंटल आउटकम बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशल इकोनॉमिस्ट. अब आपको कहा है कि इन्होंने टेस्टिंग की किसके बीच में, सबसे पहले कैपिटलिस्ट और आपकी सोशो.
इन इकोनॉमिक सिस्टम, इन दोनों की टेस्टिंग कर करके एक मिक्स्ड का प्रपोर्शंस प्रिपेयर किया, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशो इकोनॉमिस्ट की सोशो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ली और आपकी इसकी कैपिटलिस्ट की सम कैरेक्टरिस्टिक्स ली और उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप किया. देन इट इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट. टेस्टिंग की, पहले इन दोनों को चेक किया, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट डिक्लेयर किया इन दोनों की सम कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड कर करके. देन मिक्स्ड इकोनॉमी इज द हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशो, प्राइवेट सेक्टर्स कैपिटलिस्ट एंड पब्लिक सेक्टर सोशो इकोनॉमी. तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर करके एक न्यू इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया. तो ये भी है कि इट इज बेस्ड ऑन टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इट हैज ए स्केल ऑफ मेजरमेंट. स्केल ऑफ मेजरमेंट कि साइंस में जैसे स्कोप ऑफ मेजरमेंट होता है, then again economics has a scale of measurement. Then money is the measuring rod. Money is a measuring rod according to Professor Marshall and Pigou. पिगू और मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स में भी एक मेजरिंग रॉड अवेलेबल है. देन मनी इज मेजरिंग रॉड. मनी जो है आप उसको कहीं भी एक मेजरिंग रॉड को एक्सेप्ट कर करके और फिर आप किसी भी लॉस को चेक कर सकते हो. लॉ ऑफ डिमांड, then measuring rod is money, then marginal utility of money is equal to marginal utility of particular commodity. तो अगर दोनों में इक्वलिटी है तो you are satisfied. तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में भी एक मेजरिंग रॉड अवेलेबल है. As the measuring rod is available in science, then again a measuring rod available in economics and it is money. Money जो है वो हमारी एक measuring rod है and which is available in economics. Again आता है economics as a lab. Economics as a lab, as a science as a lab for experiment. Then economics also has a lab for experiment. Why and what? Then market is a lab. Here in economics, market is a lab, and this lab is more wide in comparison than science. Science का experiment आपका एक particular square area में होता है, but here is the market lab. Here is a big experiment lab and which is market. Total experiment market पे डाल करके किया जाता है कि what is the effect and what is the causes. जहाँ कहीं भी टेस्टिंग की जाती है किसी भी लोग की, वो मार्केट में की जाती है. देन मार्केट इज टू मच वाइड. तो यहाँ पर कहा गया है कि साइंस में जैसे लैब अवेलेबल होती है उसी स्टाइल की लैब इकोनॉमिक्स में भी अवेलेबल है फॉर एक्सपेरिमेंटल प्लेस जो है वो, एंड इट इज मार्केट. तो अगेन आपको एक लिखा है इकोनॉमिक्स इज अ लैब फॉर मार्केट. नेक्स्ट आता है फ्यूचर प्रिडिक्शंस. Future prediction. Future prediction is possible in science as the future prediction is possible in economics. On the behalf of uses of laws, हम कुछ लॉज का यूजेस कर सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल का यूजेस कर सकते हैं. On the behalf of uses of laws and principles, we can create the capacity of future predictions. Then future predictions capability is possible in economics as well as in science. Future prediction is possible. Science में आपको future predictions की जाती है, conditions को study की जाती है. उसके बाद पे आप देखते हो कि मौसम विभाग आपको बोलता है कल बारिश होने वाली है. तो उसी स्टाइल से ये future predictions economics में भी possible है. For example, if prices continuous increase, then the demand will be decrease. If prices increase in this rate, then the demand will be decreases.
तो वही होता है कि फ्यूचर प्रोडक्शंस हमने किसके बिहाफ पे की, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, उसके बिहाफ पर हमने एक फ्यूचर प्रोडक्शंस जो है वो डिक्लेयर कर दी. अब व्हाई द फ्यूचर प्रोडक्शन इज पॉसिबल in economics? Because we have mathematical calculations also. We used mathematical calculations, formulas, etc. तो इस स्टाइल के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोडक्शंस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, की कैपेसिटी इकोनॉमिक्स में अवेलेबल है, और ये फ्यूचर प्रोडक्शंस हम लॉज और प्रिंसिपल के बिहाफ पे करते हैं. उसके बाद है कि फ्यूचर हम इसकी जो है उसको चेक भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं. रूल्स और जो लॉज हमने बनाए हैं उनकी हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं. मार्केट में पहले उनको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बिहाफ पे उनकी टेस्टिंग पॉसिबल हो जाएगी. देन दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर मैचेस विद साइंस, देन वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज ए साइंस. इतनी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताई वो उसमें अवेलेबल है. उसके बाद हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई मेजरिंग रूल. मेजरिंग रॉड में मैंने आपको मनी को तो एक्सप्लेन कर दिया कि द मेजरिंग रॉड इज मनी. उसके अलावा एक और मेजरिंग रॉड अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमित्य सेन. HDI, Human Development Index, is also a measurement which is used for economic development. Economic development. Then money is measuring rod. According to Professor Marshall, money is the measuring rod. Economics has a scale of measurement money used in measuring rod. Or according to Professor A.K. Sen, Amitya Sen's, HDI is another measuring rod for economic development. If we want to measure the economic development of our country, then we calculate the HDI of our country. तो हमें हमारी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक बार कैलकुलेट कर करके, या जो भी कैलकुलेशंस हमारी डिक्लेयर की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट रेट इन ओवर इकोनॉमी. तो इसके बेस पर हम मेजरिंग रॉड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं. लैब अवेलेबल है, फ्यूचर प्रोडक्शंस इज पॉसिबल है ड्यू टू लॉज एंड एक्सेट्रा, और हम इनकी टेस्टिंग कर सकते हैं. जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको एक बार टेस्ट कर करके वापस उसको अप्लाई भी कर सकते हैं. देन दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर अवेलेबल इन आवर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, so that we can say that economics is science.